दोस्तों, कतर में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग हुई। ईरान से लेकर तुर्की तक सबने इजरायल पर सीधा हमला बोला। पहली बार अरब मुल्कों ने रिश्ते तोड़ने और कॉमन डिफेंस की बात की। लेकिन क्या यह सिर्फ बयान है या असली कार्रवाई होगी? और नेतन्याहू का वो बयान जिससे इजरायल में बवाल मचा हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना देर किए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में इस्लामी और अरब देशों की इमरजेंसी समिट बुलाई गई। वजह बने इजरायल का हालिया हवाई हमला, जिसमें हमास के 5 सदस्य और कतर का एक सुरक्षा अधिकारी मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब हमास के नेता अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। 50 से ज्यादा मुस्लिम लीडरों की इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कह दिया कि अब कोई भी अरब या मुस्लिम मुल्क इजरायल की आक्रामक हरकतों से महफूज नहीं है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस हमले को खालिस आतंकवाद और डिप्लोमेसी पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा, यह साबित करता है कि कोई भी अरब या मुस्लिम देश इजरायल की आक्रामक हरकतों से सुरक्षित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि आज कतर है, कल कोई और राजधानी हो सकती है और अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें एकजुट होना होगा। पेजेश्कियान ने साफ कहा कि पश्चिमी देशों की सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक मदद ने इजरायल को इतना बेलगाम बना दिया है। हर बार इजरायल हमला करता है और पश्चिमी देश उसे सेल्फ डिफेंस बता देते हैं। यही वजह है कि अब तक इजरायल बेलगाम है। इस मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने इजरायल के दोहा पर अटैक को बदमाशों जैसी हरकत और खूनी सोच बताया। एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू की सरकार का असली मकसद गाजा में कत्लेआम जारी रखना और पूरी रीजन में अस्थिरता फैलाना है। उन्होंने जोर दिया कि मुस्लिम दुनिया को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह से इजरायल को घेरना होगा। एर्दोगान ने कहा, तुर्की तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक फिलिस्तीन की आज़ादी और संपूर्ण रियासत 1967 वाली सीमाओं के साथ और पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर कायम नहीं होती। लेकिन अब सवाल यह कि यह कौन सी लड़ाई की बात कर रहा है? दोस्तों, इस समिट में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी अहम रोल निभाया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात की, साथ ही जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इराकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि अरब और मुस्लिम दुनिया अब इस मुद्दे पर एकजुट होने की कोशिश कर रही है। वहीं खाड़ी देशों की परिषद जीसीसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी ज्वाइंट डिफेंस काउंसिल को एक्टिव करने पर विचार करेंगे। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा, इजरायल के मौजूदा कदम न सिर्फ भविष्य की शांति को खत्म कर रहे हैं, बल्कि 1979 जैसे ऐतिहासिक पीस एग्रीमेंट को भी खतरे में डाल रहे हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी साफ कहा कि कतर पर अटैक का जवाब मजबूत और रोकथाम करने वाला होना चाहिए, वरना इजरायल की धमकी कहीं भी पहुंच सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कतर में जो मीटिंग हुई उसमें निकला हुआ फाइनल स्टेटमेंट काफी बड़ा है। इसमें साफ कहा गया कि मुस्लिम और अरब देश चाहे तो इजरायल के साथ अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन की समीक्षा करें और चाहे तो हथियार देना बंद करें या फिर अपने इलाके से हथियार जाने ना दे। लेकिन यहाँ एक पेंच है, यह फैसला लाजमी नहीं किया गया। मतलब हर देश अपनी मर्जी और अपने फायदे के हिसाब से तय करेगा कि करना है या नहीं। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हुसाम जकी ने कहा कि यह पॉइंट इसलिए ऑप्शनल रखा गया ताकि हर मुल्क अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल सके। लेकिन उन्होंने यह भी क्लियर किया कि इस समिट ने दुनिया को मैसेज दे दिया है कि कतर अकेला नहीं है, बल्कि उसके पीछे पूरा अरब और मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी बनता है कि आखिर तुमने फिलिस्तीन को क्यों छोड़ दिया? क्या फिलिस्तीन अकेला है? दोस्तों, अब बात करें रिएक्शन की। लीका मक्की, जो अल जजीरा स्टडीज सेंटर के रिसर्चर है, उन्होंने कहा कि यह पॉइंट भले ही ऑप्शनल है, लेकिन यह उन मुल्कों पर नैतिक दबाव बनाएगा जिनके इजरायल से रिश्ते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इतने जुल्म और हमले के बाद भी अगर रिश्ते नहीं तोड़ते तो क्यों नहीं तोड़ते? फिलिस्तीनी नेता मुस्तफा बरगोती ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि यह स्टेप सिर्फ जनता के प्रेशर से आया है और अब यह हर मुल्क पर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इजरायल से अपने रिश्तों पर दोबारा सोचें। बरगोती ने यह भी कहा कि बयान में साफ तौर पर इजरायल को मार्क स्टेट कहा गया है जो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाता है, और अब जिन अरब और मुस्लिम मुल्कों के इजरायल से रिलेशन है उन पर जिम्मेदारी है कि वो इन्हें ख़त्म करें।
इजराइल पर सेक्शन लगाएं और इंटरनेशनल कोर्ट्स में उसके लीडर्स पर केस करवाएं। वहीं अल्जीरियाई एनालिस्ट हुस्ने उबैदी ने कहा कि कई अरब मुल्कों ने पहले इजराइल से रिलेशन इसलिए बनाए थे कि इससे फिलिस्तीन को स्टेट मिल सकेगा या वेस्ट बैंक को बचाया जा सकेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इजराइल और ज़्यादा कब्जा और जुल्म करता गया। इसलिए अगर अब ये रिलेशन फ्रीज किए जाते हैं तो ये शांति प्रयासों के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। कतर के अखबार अल शर्क के एडिटर इन चीफ जाबिर अल हरमी ने कहा कि इस समिट ने एक नया मोड़ ला दिया है। पहली बार ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात हुई जिन पर पहले चुप्पी रहती थी। अब हर गली कूचे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अरब देशों की ऑफिशियल पोजीशन क्या है, जब वेस्टर्न मुल्क फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ खुद आगे निकल चुके हैं। हालांकि एनालिस्ट का कहना है कि दोहा समिट का फाइनल बयान काफ़ी एडवांस था, लेकिन फिर भी वैसा दमदार नहीं जैसा लोगों ने उम्मीद की थी। उदाहरण के लिए इसने कहा कि अब इजराइल के मुद्दे पर डीलिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी करे, ना कि ये देश खुद मिलकर करें। ये बयान की एक बड़ी कमजोरी बताई जा रही है। फिर भी इस बयान ने इजराइल पर असर डाला है, क्योंकि इस बार पहली बार अरब और खाड़ी देशों के कॉमन डिफेंस की बात सामने आई। बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल अब दुनिया के लिए पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, वो किसी समझौते के लिए तैयार ही नहीं है। मगर मुस्तफ़ा बरगोती ने साफ कहा कि अब सिर्फ बयानबाजी काफ़ी नहीं है, असल कदम उठाने होंगे, चाहे वो सेक्शन हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट्स में कार्रवाई, चाहे डिफेंस कोऑपरेशन एक्टिवेट करना। लीका मक्की ने भी कहा कि बयान ठीक है लेकिन और पावरफुल हो सकता था। उन्होंने ये भी ऐड किया कि इसमें यह ज़रूरी होना चाहिए था कि अरब मुल्क किसी भी हाल में फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने की इजाज़त नहीं देगा। वहीं हुस्ने उबैदी का कहना है कि गल्फ मुल्कों पर अब और बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके पास अमेरिका से डायरेक्ट बात करने का ऑप्शन है और उन्हें ट्रंप और अमेरिका को ये साफ मैसेज देना चाहिए कि अगर वो आंख बंद करके इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो इससे उनके खुद के इंटरेस्ट खतरे में पड़ेंगे। यूरोप पहले ही नाराज है कि अमेरिका और इजराइल इंटरनेशनल लॉ और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में गल्फ देशों को अब पक्का स्टैंड लेना होगा। और आखिर में कतरी एडिटर जाबिर अल हरमी ने कहा, अब पूरा गल्फ ब्लॉक समझ चुका है कि खतरा सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर है। तो दोस्तों, ये थी दोहा समिट का पूरा हाल। कहने को ये बयान ऑप्शनल है, लेकिन असल में ये इजराइल के खिलाफ एक बड़ा पॉलिटिकल और नैतिक दबाव माना जा रहा है। अब देखना यह है कि कौन कौन से मुल्क अपने रिश्ते तोड़ते हैं और कौन चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस सम्मेलन में सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ भी कार्रवाई अब तक नहीं हुआ। शायद ये देश इजराइल के और हमले का इंतजार कर रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जब कतर में इस्लामिक देशों की बैठक चल रही थी तब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे थे और उन्होंने साफ कह दिया कि वाशिंगटन का सपोर्ट इजराइल के साथ जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने कतर की सुरक्षा और संप्रभुता का समर्थन भी जताया है, यानी अमेरिका दोनों को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार मान लिया कि उनका देश अब अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब इजराइल को अपनी अर्थव्यवस्था और हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यानी जो मुल्क हमेशा दुनिया से सपोर्ट पाता था, आज उसकी हालत यह है कि यूके, स्पेन, कनाडा जैसे कई मुल्क हथियारों का एक्सपोर्ट रोक चुके हैं और कुछ मुल्क फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस में मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की यह स्वीकारोक्ति उनके लिए और बड़ी मुसीबत बन गई। विपक्षी नेताओं ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों ने इजराइल को तीसरी दुनिया के देश जैसा बना दिया है और अब वो देश को अलगाव और बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि अरब मुस्लिम देश सिर्फ बयान देंगे या वाकई इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।